हेलो दोस्तों, माय नेम इज अश्विनी कुमार दीप एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिट एकेडमी। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक पोएम जिसे लिखा था एमिली डिकिंसन, जिसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ जो है दोस्तों, ये एक फेमस पोएम है। इट इज़ द मोस्ट फेमस पोएम रिटन बाय एमिली डिकिंसन एंड इट वाज रिटन अराउंड 1863। तो इसे जो है दोस्तों 1860 के दौरान लिखा गया था, बट इसे पब्लिश किया गया था 1890 में, वो भी पोस्टमसली। पोस्टमसली का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कोई भी राइटर या कोई भी ऑथर जो होता है वो मर जाता है, उसके मरने के बाद अगर उसको वर्क अगर पब्लिश होता है दोस्तों, उसे हम पोस्टमसली कहेंगे। अब ये जो पोएम है ये किसे रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? ये जो है डेथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ये थीम यहाँ पे हम इस पोएम में थीम देखेंगे डेथ को, क्योंकि डेथ को जो है उन्होंने एक काइंड, एक कॉर्टियस जेंटलमैन का रूप दिया है दोस्तों। यानी कि ज्यादातर ह्यूमंस को लगता है कि डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु। अब मृत्यु जो होते हैं वो ज्यादातर डरते हैं दोस्तों। मृत्यु मतलब सोचते हैं इतना भयानक हो सकता है, इतना खौफनाक हो सकता है, इतना दर्दनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पोएट ने जो है डेथ को एक काइंड बताया, यानी कि विनम्रता से भरा हुआ, कोर्टियस जेंटलमैन, यानी कि एकदम पोलाइट मैनर्स वाला, राइट। और यहाँ पे ये यह भी कहते हैं कि डेथ जो है उन्हें एक सिंबॉलिक जर्नी पे लेके जाता है। स्पीकर को जो है यहाँ पे एक सिंबॉलिक जर्नी पे लेके जाते हैं, फ्रॉम लाइफ टू एटर्निटी, यानी कि जिंदगी से जो अनंत काल यानी कि अनंत जीवन तक लेके जाती हैं दोस्तों। इस पोएम में जो दोस्तों एक सिंपल लैंग्वेजेस यूज हुए हैं और कुछ पावरफुल सिंबलिज्म्स वगैरह भी हमें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जो थीम है इस पोएम की, हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे डेथ को, इमोर्टलिटी को, द पैसेज ऑफ टाइम एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ मोर्टलिटी। इन सब को जो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। और ये जो पोएम है ये एक मास्टरपीस माना जाता है दोस्तों। इट इज रिगार्डेड एज द मास्टरपीस ऑफ अमेरिकन पोइट्री ड्यू टू इट्स फिलोसॉफिकल डेप्थ, यानी कि यहाँ पे जो है ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर भरा हुआ है दोस्तों। यूनिक पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या है? फिगर ऑफ स्पीच, राइट। जैसे कि मैं शॉर्ट्स का भी वीडियोस बना रहा हूँ दोस्तों, शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ दोस्तों, जिसमें मैं फिगर ऑफ स्पीच सारे के सारे ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। तो कृपया करके मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे जितने भी वीडियोस है सबको देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जो बेल आइकन है उसको दबा देना। तो यहाँ पे जो पर्सनिफिकेशन है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जो है ह्यूमन बिहेवियर दे, ह्यूमन आइडेंटिटी दे, राइट। यहाँ पे डेथ को जो है यहाँ पे ह्यूमन आइडेंटिटी दिया गया है, इसीलिए जो इस पोएम में हम एक यूनिक पर्सनिफिकेशन को देखने को पाएंगे। किसका? डेथ का दोस्तों। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं पोएट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि पोएट के बारे में जानते हैं दोस्तों। अब एमिली डिकिंसन जो थी वो 1830 में पैदा हुई थी और 1886 में जो है उनका इंतकाल हुआ था। एंड शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट। उन्हें जो है ग्रेटेस्ट, यानी कि सब अमेरिकन पोएट से जो है उन्हें ग्रेटेस्ट माना जाता था दोस्तों। एंड शी वॉज बोर्न इन एमहर्स्ट मैसेच्यूसेट्स, राइट, एंड लिव्ड ए क्वाइट प्राइवेट लाइफ। यानी कि उनको जो है एक पब्लिक अपीयरेंस पसंद नहीं था, पब्लिसिटी पसंद नहीं थी दोस्तों। उनको एक शांत स्वभाव थी, वो जो है शांत स्वभाव थी, और उनको एक प्राइवेट लाइफ जीना पसंद था। सो मोस्ट ऑफ हर पोएम्स वर पब्लिश्ड ओनली आफ्टर हर डेथ। इसीलिए दोस्तों जितने भी उनकी पोएम्स वगैरह थी सब जो है उनके मरने के बाद ही क्या हुआ था दोस्तों? पब्लिश हुआ था। अब मरने के बाद कैसे पब्लिश हुआ था बताता हूँ। उनकी सिस्टर जो थी लेविनिया डिकिंसन, ठीक है, उनकी सिस्टर जो थी लेविनिया डिकिंसन, उन्होंने जो है एमिली डिकिंसन के रूम में दोस्तों 1800, ठीक है, 1800 सोच सकते हो, 1800 पोएम्स उनके हाथ लगी दोस्तों। अब उन्होंने क्या क्या, इस सब जो 1800 पोएम्स को जो उन्होंने अच्छे से साइड बाय साइड सजाया, फिर उसको अरेंज किया, फिर उसके बाद उसको जो उन्होंने बारी बारी में पब्लिश किया दोस्तों, जिसके वजह से जो है उनको एक आइडेंटिटी मिला एमिली डिकिंसन को, और वो जो है आज
एक ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट में से एक मानी जाती हैं। अब सवाल ये आता है, अगर हम देखें दोस्तों, उनकी पोइट्रीज में मेनली डील्स विद थीम्स सच एज डेथ, नेचर, लव, इमोर्टलिटी, फेथ एंड ह्यूमन इमोशंस। क्यों वो जो है इन सब थीम्स को क्यों अपने पोएम में यूज किया करती थी? वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि वो जो है हर वक्त अपने लाइफ में हर एक मोमेंट में जो है वो इन सब के बारे में ही सोच रही थी। सी वॉज थिंकिंग थ्रू आउट हर लाइफ दिस थिंग्स दोस्तों, क्योंकि उनको ये जानना था, उनको ये अंडरस्टैंड करना था कि डेथ के बाद क्या होता है, डेथ के बाद जो गॉड का रोल होता है वो क्या होता है, लव कैसे रहता है, नेचर कैसे होता है, पीपल्स के फीलिंग्स कैसे होते हैं। तो ये सब को जो वो ज़्यादातर सोचती थी और उसको जो है वो अपनी पोइट्री में एक्सप्रेस करती थी दोस्तों, थ्रू हर सिंपल लैंग्वेज। इसलिए जो है वो फेमस थी, वो जो है हर किसी के दिल में बस जाती थी दोस्तों। सिंपल लैंग्वेज पढ़ते जो हर कोई समझ जाता था, रिलेट कर पाता था अपने आप से, राइट। और उनके पोएम्स में जो है हमें एक यूनिक राइटिंग स्टाइल भी देखने को मिलती है दोस्तों, जिसके वजह से जो है सी इज रिगार्डेड टुडे, यानी कि आज भी जो है वो शी इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट्स इन अमेरिकन लिटरेचर, राइट। आज भी जो है उन्हें अमेरिकन लिटरेचर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट में से एक माना जाता है। तो आई होप आपको जो है पोइट का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा दोस्तों। अब पोएम की स्टैंजेस अगर हम देखें तो ये पोएम की स्टैंजेस जो है दोस्तों कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पोएम की शुरुआत में ही दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग सी लाइन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे एमिली डिकिंसन ये कहते हैं जो है डेली लाइफ में इतनी बिजी थी कि उसके पास जो है दोस्तों डेथ के लिए रुकने का टाइम ही नहीं था। यहाँ पे जो स्टॉप वर्ड है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप कोई भी बस को स्टॉप करा रहे हो या फिर कोई भी गाड़ी को यहाँ पे रोक रहे हो, राइट। यहाँ पे जो स्टॉप है ये हमें रेफर करता है लाइफ का एंड को दोस्तों, राइट। लाइफ एंड को जो यहाँ पे रेफर करता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है पोइट ये सिंपली कहना चाहती हैं कि वो जो है अपने डेली लाइफ में इतनी बिजी हो गई थी कि उसके पास जो है डेथ के लिए रुकने का टाइम ही नहीं था। अब अगली लाइन जो है यहाँ पे लिखा है कि काइंडली स्टॉप फॉर मी। यहाँ पे जो सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है दोस्तों कि डेथ को जो वो एक इंसान के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट करती हैं, यानी कि वो ये कहती हैं कि इतना बिजी हो गई थी कि उनके पास डेथ के लिए टाइम नहीं था, इसलिए डेथ जो है वो खुद उनके पास चल के आ गई, राइट। इस सेंटेंस में दोस्तों हम एक फिगर ऑफ स्पीच को देखने को पाएंगे, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन, राइट। यहाँ पे डेथ को जो एक ह्यूमन आइडेंटिटी दिया गया है, क्योंकि डेथ जो होता है वो एक किसी के पास चल के नहीं जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो है डेथ को उन्होंने एक पर्सोनिफिकेशन दिया है, वो कहते हुए कि मैं जो है डेथ के पास डेथ के लिए नहीं रुक पाई, इसी वजह से जो है डेथ मेरे पास आ गया। अब यहाँ पोइट जो दोस्तों यहाँ पे ये बताना चाहते हैं हमें कि डेथ जो है किसी के लिए वेट नहीं करता है, ठीक है। चाहे हम कितने भी बिजी हो, चाहे जो है हम कितने भी बिजी हो, लेकिन एक ना एक दिन जो है वो खुद हमारे पास आके हमें लेके चला जाएगा दोस्तों। द केयर इज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमोर्टलिटी। यहाँ पे इसका मतलब होता है दोस्तों, स्पीकर सिंपली ये कहना चाहते हैं जो कैरेज है यहाँ पे, ये जो कैरेज है इसे हम एक घोड़ा गाड़ी का रिफर कर सकते हैं, यानी कि चैरियट, राइट। तो पॉइंट यहाँ पे ये कहती हैं कि उस कैरेज में जो है वो सिर्फ अकेली इंसान नहीं है, बल्कि उसके साथ जो है 3 लोग हैं दोस्तों। उनमें से सबसे पहला कौन था? स्पीकर खुद थी दोस्तों, ठीक है। और दूसरे डेथ, हमारे डेथ भाई साहब थे वहाँ पे। और तीसरे कौन थे? तीसरे थे हमारे इमोर्टलिटी, यानी कि नेवर एंडिंग लाइफ। इमोर्टल का मतलब क्या है दोस्तों? नेवर एंडिंग लाइफ, ठीक है। यहाँ पोइट जो हमें ये हिंट दे रहे हैं कि ये जो जर्नी है ये जो सिर्फ डेथ तक नहीं है दोस्तों, बल्कि डेथ के बाद भी जो एक इटर्नल लाइफ है दोस्तों, ठीक है। अब स्टैंजा 2 में अगर देखें हम, वी स्लोली ड्रोव ही न्यू नो हैस्ट, यानी कि यहाँ पे जो जर्नी है डेथ के साथ वो शुरू हो गई है। और पॉइंट यहाँ पे ये कहते हैं कि जो कैरेज है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि डेथ को जो है कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पॉइंट जो है यहाँ पे बहुत डीप बात कहते हैं दोस्तों। कैसे?
वो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम जो है लाइफ में हमेशा, वो हमें ये समझाना चाहते हैं दोस्तों कि हम जो है लाइफ में हमेशा जल्दी जल्दी में रहते हैं। जॉब के लिए, स्टडीज के लिए, मनी के लिए, सक्सेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है हम भागा दौड़ी करते रहते हैं, हमेशा जल्दी 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 में रहते हैं। लेकिन डेथ को जो है ये सब पता रहता है कि मतलब हाँ, इंसान जो है हमेशा इन सब के पीछे ही भागेगा, लेकिन मुझे पता है एक ना एक दिन जो है वो मेरे पास जरूर आएंगे। इसलिए जो है डेथ क्या कर रहा है यहाँ पे, बहुत स्लोली चल रहा है, क्योंकि उसके पता है इंसान चाहे जितना भी जल्दी चल ले मेरे पास आएगा ही आएगा, राइट। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लीजर टू। अब यहाँ पे स्पीकर क्या कहते हैं दोस्तों कि उन्होंने जो है अपना लेबर भी छोड़ दिया है। अब लेबर का क्या मतलब होता है, लेबर का यानी काम होता है, राइट, वर्क। उन्होंने जो है अपने वर्क को जो है छोड़ दिया है। एंड माई लीजर टू। अब लीजर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है अगर देख रहे हो, या फिर कोई भी जो अपना +3 या हो गया, फिर मास्टर्स हो गए, सब देख रहे हो दोस्तों, तो लीजर यानी कि आपको बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे। लीजर पीरियड रहता था हमारे क्लास में, राइट, हमारे स्कूल में। बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, हम जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, राइट। मतलब कि लीजर पीरियड है, कोई टीचर नहीं आएंगे, हमें जो है टाइम मिल जाएगा और थोड़ा बातें करने का, खेलने का, राइट। तो यहाँ पे जो लीजर यानी कि वो पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि मैं जो है अपना एंजॉयमेंट, अपना एंटरटेनमेंट, अपना फ्री टाइम, इस सबको जो मैं छोड़ के डेथ के साथ चली गई हूँ दोस्तों, राइट। यहाँ यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पे पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि जब डेथ आ जाती है दोस्तों एक इंसान को, तब कोई भी काम जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, या फिर कोई भी एंजॉयमेंट जो तो वहाँ पे नहीं रहता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, वो भी डेथ, राइट। सब कुछ जो है वहीं छूट जाता है दोस्तों। फॉर हिज सिविलिटी, यानी कि स्पीकर यहाँ पे ये कहते हैं कि मैंने जो है सब कुछ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि डेथ जो है बहुत ज़्यादा सिविल था, बहुत ज़्यादा पोलाइट था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल था दोस्तों। कितना ही इमेजिनेशन कर लिया इन्होंने, देखो डेथ को, राइट। एक डेथ को जो इतना ज़्यादा इमेजिनेशन कर लिया है उन्होंने कि डेथ भी जो है उन्हें एक इंसान की तरह लग रहा है, राइट। ज़्यादातर अगर हम देखें डेथ को जो है ह्यूमंस एक वायलेंट पोर्ट्रे करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे डेथ जो है इन्होंने कैसे इसको पोर्ट्रे किया है एमिली डिकिंसन ने, उन्होंने वेल मैनर्ड जेंटलमैन की तरह, राइट। एक पोलाइट पोलाइट वे में, एक पोलाइट मैनर में जो उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है दोस्तों, राइट। और यही जो है इस पोएम की सबसे यूनिक क्वालिटी है, ठीक है। अब तीसरे स्टेंजा का लाइंस कुछ इस तरह है, वी पास्ड द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव। यानी कि यहाँ पे पोइट ये कहते हैं दोस्तों कि अब हम जो है वो कैरेज से हम उस रास्ते से गुजरे जहाँ पे जो है एक स्कूल था, राइट। एक स्कूल के पास से वो गुजरते हैं दोस्तों। वहाँ बच्चे जो है वो रिसेस में खेल रहे होते हैं, अट रिसेस इन द रिंग, राइट, अट रिसेस इन द रिंग, यानी कि बच्चे जो है यहाँ पे रिसेस बेल में खेल रहे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, पोएट जो यहाँ पे स्कूल का जिक्र क्यों करते हैं, स्कूल को यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, क्योंकि स्कूल जो है वो चाइल्डहुड का सिंबल है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो स्टेंजा है ये हमें जो है हमारे लाइफ के 3 पड़ाव, जो 3 साइकिल्स होते हैं उसमें हमें ये जर्नी कराते हैं। यानी कि रिसेस में जो है यानी कि स्कूल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और स्कूल यानी कि चाइल्डहुड का सिंबल है दोस्तों। यानी कि लाइफ का फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे चिल्ड्रन जो है पूरा एनर्जी से रहते हैं, इनोसेंस भरा हुआ रहता है, हैप्पीनेस उसके अंदर रहती है। चाइल्डहुड के अंदर जो है पूरा कूट कूट के ये सब भरे हुए होते हैं दोस्तों। इसलिए जो यहाँ पे स्कूल को यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट मेंशन किया। वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग रेन, उसके बाद उन्होंने जो है एक फील्ड से पास किया जो कि गेजिंग रेन। अब ये क्या इम्प्लाइज करता है दोस्तों, ये जो है एडल्टहुड को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, एडल्टहुड में दोस्तों इंसान हार्ड वर्क करता है, जैसे कि फार्मर्स अब फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, राइट। गेजिंग ग्रेन्स यानी कि धान को जो है वो बोते हैं, राइट, चावल को बोते हैं। ये जो है हार्ड वर्क है, यानी कि एडल्टहुड को यहाँ पे उन्होंने दिखाया है दोस्तों। अब फाइनली लास्ट लाइन में जो स्टेंजा के वी पास द सेटिंग सन, यानी कि यहाँ पे जो सेटिंग सन है जनरली हम क्या कहते हैं, किस लिए कहते हैं, इवनिंग के एंड को कहते हैं,
या फिर हमारे जो डे है उसको एंड करते वक्त हम सनसेट का यूज करते हैं राइट सिंबल। यानी कि इसका मतलब होता है हमारे लाइफ का फाइनल स्टेज दोस्तों, जो कि है ओल्ड एज राइट। तो यहाँ पे हमें स्कूल, ये जो है हमें, मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, स्कूल जो है यहाँ पे हमें किसे रिप्रेजेंट करते हैं, चाइल्डहुड राइट। चाइल्डहुड को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और सिमिलरली गेजिंग ग्रेन राइट, गेजिंग ग्रेन, इसको जो है हम एडल्टहुड का सिंबल देंगे राइट। और सिमिलरली सेटिंग सन, इसको जो है हम किसका देंगे दोस्तों, इसको हम देंगे ओल्ड एज का, ठीक है। तो इस सब को जो है आप नोट कर ले दोस्तों एक साथ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो है एग्जाम के वक्त बिल्कुल भी ना घबराएं। मेरा वीडियोज अगर आप क्लियरली देख लिए हो, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये तो लाइव क्लास है नहीं कि आप डाउट पूछ लो मुझे। आप क्या कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर सकते हो राइट। तो अगर आपको लगता है कि मैं जो है स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है वीडियो को स्पीड भी कर सकते हो, 1.5x में रख सकते हो, 1.25x में रख सकते हो, आपके हिसाब से। अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट कर देना दोस्तों कि सर आप इतना स्पीड में पढ़ा रहे हो, आप इतना स्लो में पढ़ा रहे हो, तो मैं उस हिसाब से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता जाऊँगा, ठीक है। तो अब आते हैं पोएम पे। आई होप आपको जो ये स्टेंज है समझ में आया होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है हम हमारे तीन लाइफ साइकिल को देखने को पाएंगे, तीन लाइफ साइकिल को हम देखने को पाएंगे राइट, चाइल्डहुड, एडल्टहुड और ओल्ड एज। और रेदर ही पास्ट अस, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों ये लाइन को जो है आप ध्यान से समझिएगा। क्यों, क्योंकि इस लाइन, ये जो लाइन है दोस्तों, इस जो स्टेंजा है, ये जो एंड हो रहा है लाइन, ये लाइन जो है इस स्टेंजा से कनेक्टेड है राइट। यानी कि यहाँ पे और एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है, जैसे कि एंजॉयमेंट, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, एंजॉयमेंट, ठीक है। द लाइन्स ऑफ द स्टेंजा, द एंडिंग लाइन्स ऑफ द स्टेंजा which ends and starts from the next stanza's line of the first is known as enjambment, ठीक है। यानी कि जो लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा होता है वो दूसरे स्टेंजा का पहला लाइन से मिलता है राइट, कनेक्टेड रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, एंजॉयमेंट दोस्तों, ठीक है। और रेदर ही पास्ट अस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए पिछले स्टेंजा में हमने क्या देखा था, सेटिंग सन यानी कि ओल्ड एज, वो क्या कहते हैं, हम जो है सनसेट के ओर से गुजरे, लेकिन यहाँ पे वो क्या कहते हैं, और रेदर ही पास्ट अस, यानी कि वो ये कहते हैं कि या तो हम उसके पास से नहीं गुजरे हैं, सन जो है हमारे पास से गुजरा हुआ है, ठीक है। हम इसमें से ये हिडन मीनिंग निकाल सकते हैं कि टाइम जो है वो दोस्तों कभी रुकता नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रुकता है। हमें लगता है कई बार कि हम जो है आगे बढ़ रहे होते हैं, टाइम के बराबर चल रहे होते हैं, या फिर टाइम के आगे चल रहे होते हैं, लेकिन नहीं, समय जो है हमेशा आगे निकलते जाता रहता है, ठीक है। इसलिए जो यहाँ पे सेटिंग सन है वो लाइफ का एंड को या फिर डेथ के अप्रोच को जो यहाँ पे एक सिंबॉलिक दिया गया है दोस्तों, ठीक है। द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल, अब यहाँ पे दोस्तों बातों से पता चल रहा है, लाइन से पता चल रहा है कि वो वहाँ पे शाम हो गई है, इवनिंग हो गई है राइट। ड्यू यानी कि ओस की बूंदें जो होती है, जो गिरती हैं, उसे हम ड्यू कहेंगे। क्विवरिंग एंड चिल, जो ओस की बूंदें गिरने की वजह से जो ठंडी हवा चलने लगती है, ठंडापन महसूस होता है दोस्तों, उसे हम जो है क्विवरिंग एंड चिल कहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे स्पीकर को जो है वो यहाँ पे ठंडा महसूस होने लगता है। अब ये जो ठंड है सिर्फ वेदर को ही कोट नहीं करता दोस्तों, यहाँ पे जो ठंड है ये डेथ की कोल्डनेस को भी यहाँ पे शो करता है। क्यों, क्योंकि अब सभी को पता है जब किसी का डेथ होता है दोस्तों, तो उनका डेड बॉडी जो होता है वो सुन्न हो जाता है, यानी पूरा ठंडा हो जाता है राइट। तो यहाँ पे जो है डेथ की कोल्डनेस को, यहाँ पे बॉडी की वीकनेस को यहाँ पे जो है वो सिंबलाइज करते हैं राइट। तो यहाँ पे पोइट जो है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लाइफ से जो है वो डेथ की तरफ धीरे धीरे लेकर हमें जा रहे हैं राइट। फॉर ओनली गोसमेर माई गाउन, अब यहाँ पे जो दो टर्म है दोस्तों, गोसमेर और
ओनली टुले, ये दोनों दोस्तों बहुत ही हल्का या फिर एक ट्रांसपेरेंट फैब्रिक को हम यहाँ पे गोसामेर या फिर टुले कहेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे गोसामेर और टुले यानी कि उसका मतलब क्या होता है, बहुत ही हल्का, लाइट वेटेड ट्रांसपेरेंट फैब्रिक, राइट, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक। तो यहाँ पे पोइट ये कहना चाहती है कि उनका कपड़ा जो है इतना पतला है, इतना ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है कि उनका गाउन जो है वो ठंड से उनको बचा नहीं पा रही है, राइट। अब इसका हिडन मीनिंग हम यहाँ पे देखें अगर, तो वो ये कहना चाहती है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है दोस्तों, फ्रेजाइल है, यानी कि नाजुक है। डेथ के सामने जो है हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ काम की नहीं है। या फिर जो कपड़े हम पहनते हैं, यहाँ पे जो कपड़ों का कोटेशन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि उनको जो है ठंड लग रही है इस वजह से कि वो जो पतला कपड़े पहनी है, नहीं। वो यह कहना चाहती है हमें कि हम जो है आज इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहन रहे हैं, इतना एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे हम जो है अपना लाइफ, अपना टाइम को जो बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार में दोस्तों मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, ये हमारे साथ नहीं जाएंगी मरने के बाद। हमारी बॉडी जो है वो कपड़े के साथ भी नहीं जाएगी, वो मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों। इसलिए यहाँ पे ये यह कहना चाहते हैं कि जो डेथ है उसके सामने हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कुछ काम की नहीं है, या फिर हमारे जो मटेरियल पोजीशंस वगैरह हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें वगैरह हम पहनते हैं, सोने का हार, सोने का चेन, सोने का रिंग, राइट, ब्रेसलेट वगैरह हो गया, या फिर कोई आप महंगी मोबाइल अपने साथ पकड़े हुए हैं, राइट, महंगे कपड़े पहने हुए, जारा के कपड़े, लुई विटोन के जूते, राइट। तो ये सब जो है दोस्तों कोई काम के नहीं है डेथ के आगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये लाइन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा की ओर। वी पॉज्ड बिफोर ए हाउस दैट सीम्ड ए स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट क्लियर कट बता देता हूँ, पोइट जो यहाँ पे ग्रेवयार्ड की बात कर रहे हैं। अब जितने भी मेरे व्यूअर्स हो, आई होप आप कभी ना कभी ग्रेवयार्ड गए होंगे। तो ग्रेवयार्ड में कैसा रहता है, ज़मीन फुला रहता है आधा, राइट, यानी कि मिट्टी जो है वहाँ पे डली हुई होती है, या फिर उसके ऊपर जो है एक कोई एक मोन्यूमेंट बना हुआ रहता है, कोई छोटा सा स्क्रिप्चर लगा हुआ रहता है, राइट। तो ये सब जो है हमें वहाँ ग्रेवयार्ड में देखने को मिलती है। अब कैरेज जो है यहाँ पे, वो जो जर्नी के जो कैरेज है दोस्तों, वो जो चैरियट है, वो फाइनली एक हाउस के सामने रुकती है। अब वो हाउस कौन सी है, ग्रेवयार्ड, राइट। अब वो ग्रेवयार्ड को कैसे यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है दोस्तों, पोइट यहाँ पे ये कहती है कि ये जो हाउस है ये जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है, उन्हें फूला हुआ लग रहा था आधा, राइट। अब ये ग्रेव को भी जो वो एक हाउस की तरह रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो हाउस है, हाउस को यहाँ पे वो क्या किसे कहते हैं दोस्तों, ग्रेव को। क्यों, क्योंकि ये भी जो है एक फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। जैसे कि हम दिन भर काम करते, थकान हार होके पूरा एकदम घर आते हैं, रेस्ट करते हैं घर में, राइट। अब कोई भी ऑफिस में रेस्ट नहीं करता है, कोई भी अपने वर्किंग प्लेस में थोड़ी ना रेस्ट करता है, नहीं ना, वो आके अपने घर में रेस्ट करता है। तो यहाँ पे जो है पोइट वे ये कहना चाहते हैं कि वो जो है घर आके वो फाइनली पहुंच गए, वो अभी रेस्ट करेंगे। अब वो घर जो है वो ग्रेव है, और यहाँ पे जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, यानी कि उसके बाद जो वो कहीं पे काम करने नहीं जाएंगी, उसके बाद जो वो और ज़्यादा थकावट महसूस नहीं करेंगी। ये जो उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, ठीक है। द रूफ वॉज स्कैर्सली विजिबल द कॉर्निस इन द ग्राउंड। अब पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं दोस्तों, ग्रेव का यहाँ पे जो पूरा डिस्क्रिप्शन वो देते हैं कि उसका रूफ जो है वो मुश्किल से दिख रहा है, और उसका जो कॉर्निस है, यानी कि जो जमीन के अंदर आधा धसा हुआ या जमीन के ऊपर जो थोड़ा आधा है, वो सबको जो वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जर्नी उनकी टेम्पोरेरीली एंड होती है। टेम्पोरेरीली एंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वो रुकते हैं आके, उसके बाद जो आगे और भी सफ़र है हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बॉडी जो है दोस्तों यहाँ पे ग्रेव में रेस्ट करती है, ठीक है। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं वो लोग, कैसे, ग्रेव के अंदर, ठीक है। लेकिन सोल की जो जर्नी है दोस्तों, सोल की जो जर्नी है अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अभी जो उनका सिर्फ बदन जो है वो
जमीन के अंदर गया है, मतलब कि उनको गाड़ दिया गया मरने के बाद, लेकिन उनकी सोल जो है वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी जो है खत्म नहीं हुई है, उसका जो जर्नी है अभी भी चालू है। सिंस देन 20 centuries एंड येट फील शॉर्टर देन द डे। अब ये जो पोएम का फाइनल स्टेंजा है दोस्तों, ये कहते हैं कि जो उस इंसिडेंट को, वो जो डेथ को 100 of years बीत चुके हैं, उनकी जो डेथ हो गई थी पोइट की, तो ये कहना चाहती हैं कि वो जो डेथ है वो 100 years बीत चुकी है उस इंसिडेंट को, लेकिन उन्हें लगता है जैसे कि वो सिर्फ एक दिन पहले की बात हो। राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डायरेक्टली दोस्तों, डेथ के बाद का जो टाइम होता है उसका कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कम्प्लीटली उन्होंने चेंज कर दिया है। कैसे? उन्होंने वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप जिंदा हो, राइट, अब जब मरे नहीं हो तो आपको एक दिन 24 घंटे के बराबर लगता है, लेकिन इटर्निटी यानी कि मरने के बाद अनंत जीवन में जो है दोस्तों, पूरी सेंचुरीज यानी कि 100 साल भी जो है एक दिन की तरह लगती है। क्यों? क्योंकि उनमें दिन खत्म ही नहीं होता है, रात आता ही नहीं है, तो कैसे दिन खत्म होगा? तो दिन ऐसे ही चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, यानी कि इटर्निटी, सेंचुरीज भी बीत जाती है, उनको पता नहीं चलता। राइट। यानी कि यहाँ पे हम इमोर्टलिटी के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। राइट। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड्स वे टुवर्ड्स इटर्निटी। अब पोएम की जो लास्ट लाइन से दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये जो पोएम की जो लास्ट लाइन है जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइन से। क्यों? यहाँ पे जो स्पीकर ये कहना चाहते हैं कि उस दिन जो है मुझे समझ में आया कि जो कैरेज के हॉर्सेस हैं, वो जो कैरेज के जो हॉर्सेस है उनका सिर जो था वो किसके तरफ था? इटर्निटी की तरफ, यानी कि एक ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं था, यानी कि एक अनंत काल, एक इटर्निटी की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे। इसलिए जो है उन हॉर्सेस का हेड जो था वो इटर्निटी की ओर था दोस्तों। यानी कि ये जो जर्नी है वो सिर्फ डेथ तक नहीं है, इटर्नल लाइफ की जर्नी है दोस्तों। ठीक है। अभी जो पोएम के एंड में दोस्तों, पोइट जो है हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, मरना ही जो है वो लाइफ का खत्म होना नहीं है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ इटर्निटी। ठीक है, ये लाइंस जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। आई होप कि आज की जो एक्सप्लेनेशन वीडियो दोस्तों आप सभी को अच्छी लगी हो और समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसे शेयर कर देना, और जो बेल आइकन है उसको दबा देना दोस्तों। उससे क्या होता है? उससे जो है हमारे जितने भी न्यू वीडियोस होते हैं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा दोस्तों। इंग्लिश लिट एकेडमी को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम इंग्लिश लिटरेचर को एक बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ते हैं। राइट। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में हम मिक्स लैंग्वेज में जो है यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और डीप एनालिसिस करते हैं, डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Until then, keep learning and keep growing. Have a great day.